आज हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताएंगे जिसने न सिर्फ महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव की शांति को तोड़ा, बल्कि पूरे समाज को एक बार फिर इंसानियत पर सोचने पर मजबूर कर दिया। यह मामला है नाशिक जिले के मालेगांव तालुके के डोंगराले गांव की। एक ऐसा गांव जहां लोग एक दूसरे की खुशी और गम में शामिल होते हैं, जहां बच्चे शाम होते ही खेलकर घर लौट आते हैं और जहां हर चेहरा परिचित लगता है। लेकिन एक शाम एक ऐसी घटना घटी जिसने इस गांव की तस्वीर ही बदल कर रख दी। ये मामला मात्र 3 साल की मासूम यादन्या का है। ये सिर्फ एक अपराध नहीं था, बल्कि एक परिवार के भरोसे को चकनाचूर कर देने वाला दर्द था और लोगों के भीतर उभरते आक्रोश की स्पष्ट तस्वीर थी। इस वीडियो में हम शुरुआत से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर उस दिन क्या हुआ, जांच कैसे आगे बढ़ी, पुलिस और प्रशासन ने कौन कौन से कदम उठाए और अदालत ने इस भयावह अपराध पर क्या महत्वपूर्ण टिप्पणी और फैसला दिया। सबसे अहम सवाल यही है, क्या इस मासूम बच्ची को न्याय मिल सकेगा? आइए इसी सवाल के जवाब की ओर बढ़ते हैं। और हाँ, इस मासूम बच्ची को न्याय दिलाने की इस मुहिम में आपका छोटा सा साथ भी बहुत मायने रखता है। इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि यह ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, उस नन्ही सी बच्ची को न्याय मिलना चाहिए, इसलिए कमेंट में जस्टिस फॉर यादन्या जरूर लिखें। वो मासूम तो यह भी नहीं समझ पाई कि उसके साथ क्या हुआ। अगर हम ही उसकी आवाज नहीं बनेंगे तो समाज में ऐसे मामले बढ़ते रहेंगे। इसलिए अपनी आवाज को दबने मत दीजिए। कमेंट में लिखिए जस्टिस फॉर यादन्या। तो चलिए अब पूरी घटना को विस्तार से समझते हैं। 16 नवंबर 2025। उस दिन भी गांव में सब कुछ वैसे ही चल रहा था जैसे हर रोज चलता है। शाम होने लगी थी, सूरज ढल रहा था और हवा में हल्की ठंडक फैलने लगी थी। 3 साल की यादन्या अपने घर के आंगन और गली में दूसरे बच्चों के साथ खेल रही थी। इस छोटी उम्र में ना कोई डर होता है, ना किसी खतरे का एहसास। बच्ची के लिए तो हर बड़ा इंसान चाचा या भैया ही होता है, खास तौर पर वो जो उसे चॉकलेट या टॉफी देने की बात करे। लेकिन जैसे जैसे शाम ढलती गई, अंधेरा बढ़ने लगा। तभी परिवार को चिंता होने लगी, क्योंकि बच्ची अब तक घर वापस नहीं आई थी। पहले उन्हें लगा कि वह शायद किसी पड़ोसी के घर खेल रही होगी, लेकिन जब कुछ समय बीत गया और उसका कोई पता नहीं चला तो घर वालों की बेचैनी बढ़ गई। उन्होंने तुरंत पड़ोसियों और रिश्तेदारों से पूछना शुरू किया। पूरे गांव में खबर फैल गई और सभी लोग बच्ची को ढूंढने के लिए निकल पड़े। गांव की गलियों से लेकर खेतों तक, झाड़ियों से लेकर आसपास के रास्तों तक हर जगह को टॉर्च की रोशनी से छाना गया। लोगों ने बार बार उसका नाम पुकारा, उम्मीद में कि शायद कहीं से उसकी आवाज सुनाई दे जाए। लेकिन 2.5 घंटे तक की इस खोज में उन्हें सिर्फ सन्नाटा ही मिला। बच्ची कहीं भी नहीं मिली। गांव में अफरा तफरी मच गई। हर किसी के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। लोग इधर उधर भागते हुए पूछ रहे थे, बालगी कुत्ती गेली, यानी बच्ची कहाँ चली गई? औरतें, बुजुर्ग, युवक, हर कोई परेशान और हैरान था। इतने छोटे से गांव में जहां हर इंसान दूसरे को अच्छी तरह जानता है, वहां 3 साल की बच्ची का अचानक गायब हो जाना किसी बड़े सदमे से कम नहीं था। गांव के लोग लगातार खोजते रहे, हर दिशा में देख लिया, लेकिन बच्ची का कोई निशान नहीं मिला। आखिर जब सभी कोशिशें नाकाम हो गईं, तो परिवार ने मजबूर होकर पुलिस को फोन किया और बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। गुमशुदगी की रिपोर्ट मिलते ही पुलिस भी तुरंत हरकत में आ गई और अपनी खोज शुरू कर दी। इसी दौरान गांव के कुछ लोग बच्ची को खोजते हुए गांव की सीमा पर बने मोबाइल टावर की तरफ पहुंचे। ये जगह थोड़ी सुनसान थी और चारों तरफ झाड़ियां थीं। उसी जगह झाड़ियों के बीच उन्हें कुछ ऐसा दिखा जिसने सबको अंदर तक हिला दिया। वहां यादन्या का शरीर मिला। जैसे ही यह खबर पूरे गांव में फैली, माहौल पूरी तरह शोक और डर में बदल गया। यादन्या की हालत देखकर साफ समझ आ रहा था कि उसके साथ कुछ बहुत गलत हुआ है। ये किसी हादसे जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था, बल्कि एक गंभीर अपराध था। लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके को सील कर दिया ताकि कोई सबूत खराब ना हो। उसी रात फॉरेंसिक टीम FSL को भी बुला लिया गया ताकि वे घटनास्थल की वैज्ञानिक तरीके से जांच कर सकें। FSL टीम ने मौके पर पहुंचकर पूरी जगह को बहुत ध्यान से जांचना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने कपड़ों से नमूने लिए ताकि बाद में पता लगाया जा सके कि उन पर कौन कौन से निशान या सबूत मौजूद हैं। इसके बाद टीम ने आसपास की मिट्टी इकट्ठा की, क्योंकि मिट्टी में भी कई अहम सुराग मिल सकते हैं।
उन्होंने जमीन पर पड़े पैरों के निशानों, फुटप्रिंट को गौर से देखा, उनके फोटो लिए और उन्हें रिकॉर्ड किया ताकि यह समझा जा सके कि कौन कौन उस जगह तक आया था। बड़ी सावधानी से हर छोटा सा निशान, रेशा और अन्य जरूरी चीजें इकट्ठा की ताकि आगे की जांच में उनका इस्तेमाल किया जा सके। जब सारी जांच पूरी हो गई तो इन सबूतों को ध्यान से पैक कर सील किया गया और फॉरेंसिक लैब में भेज दिया गया, जहां उनकी वैज्ञानिक तरीके से जांच की जानी थी, और शरीर को भी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अब जांच की दिशा साफ हो चुकी थी। ये सिर्फ एक कांड का मामला नहीं, बल्कि एक बच्ची के साथ बेहद घिनौना अपराध का मामला भी था। अगला और सबसे जरूरी कदम था ये पता लगाना कि उस शाम असल में हुआ क्या था। घर से मात्र 300 मीटर दूर ही बॉडी का मिलना यह इशारा कर रहा था कि कातिल कोई आसपास का ही है। पुलिस ने जब सभी घर वालों और आस पड़ोस और गांव वालों से पूछताछ शुरू की तो पता चला कि यादन्या हमेशा घर के पास ही मोहल्लों के बच्चों के साथ खेला करती थीं। इसलिए पुलिस ने मोहल्ले के बच्चों से बात की जो उसी समय उस मासूम बच्ची के साथ खेल रहे थे। पुलिस ने बच्चों से धीरे धीरे और प्यार से पूछा कि उन्होंने क्या देखा था। बच्चों ने बताया कि खेलते वक्त एक आदमी वहां आया था। उसने बच्ची को चॉकलेट देने का लालच दिया और उसे अपने साथ चलने के लिए कहा। उस समय बच्ची को लगा कि यह वही भैया है जिसे वह रोज गांव में देखती थी, इसलिए उसने उसके साथ जाने में कोई डर या शक नहीं किया। बच्चों ने यह भी बताया कि वह आदमी अजनबी नहीं था, वह गांव में ही रहता था और अक्सर इधर उधर घूमता दिखाई देता था। बच्चे उसे नाम से नहीं बट भैया कहकर बुलाते थे। यही कारण था कि बच्ची ने उसे अपना ही कोई जाना पहचाना व्यक्ति समझा। किसी बाहरी आदमी पर तो बच्चे शायद ध्यान देते, पर एक परिचित चेहरे पर बच्ची को भरोसा हो गया और इसी भरोसे का फायदा उठाकर वह आदमी उसे खेल के बीच से चुपचाप अपने साथ ले गया। बच्चों की बताई गई ये छोटी छोटी बातें ही पुलिस के लिए सबसे बड़े सुराग साबित हुईं और जांच की दिशा वहीं से बदल गई। बच्चों से मिली जानकारी और गांव वालों की मदद से पुलिस की नजर आखिर एक संदिग्ध पर जाकर टिक गई। 24 साल का विजय खैरनार था। बच्ची के घर से मात्र 200 मीटर दूर रहने वाला विजय खैरनार एक अनमैरिड डेली वेज कंस्ट्रक्शन वर्कर था। रात करीब 8:30 बजे पुलिस विजय खैरनार को पकड़कर मालेगांव तालुका पुलिस स्टेशन लेकर पहुंची। थाने में खड़ी पूछताछ और सख्त कार्रवाई के बाद विजय धीरे धीरे टूटने लगा और आखिरकार उसने अपने इस घिनौने अपराध की पूरी कहानी बयान करनी शुरू कर दी। पूछताछ में यह बात सामने आई कि करीब 1 महीने पहले विजय का बच्ची के पिता के साथ किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। उसी छोटी सी बात को दिल में रखते हुए उसने ऐसा करने का सोचा। उसने पुलिस को बताया कि वह यादन्या को चॉकलेट देने का लालच देकर अपने साथ चलने को तैयार किया। वह उसे गांव से थोड़ी दूरी पर बने मोबाइल टावर के पास ले गया जहां आसपास कोई नहीं था। वहीं उस सुनसान जगह पर उसने उसके साथ बेहद घिनौनी हरकत की और मामले को छिपाने की कोशिश में उसने वहीं एक बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। पूछताछ के दौरान मिला उसका यह कबूलनामा पुलिस के लिए इस केस में सबसे बड़ा और निर्णायक सबूत साबित हुआ, जिसकी मदद से पूरी घटना की सच्चाई सामने आ गई। जिस रात इस घटना का खुलासा हुआ उसी रात पूरा गांव गुस्से और गम से भर गया। जैसे ही खबर फैली लोग धीरे धीरे सड़कों पर जमा होने लगे। गांव की महिलाओं ने मुख्य चौक पर इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। वे मोमबत्तियां, तख्तियां और बच्ची की फोटो लेकर इंसाफ की मांग कर रही थीं। गांव के युवा सबसे ज्यादा आक्रोशित थे। उन्होंने मांग उठाई कि आरोपी को तुरंत और सख्त से सख्त सजा दी जाए। गांव वालों की एक ही मांग थी, इस केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो ताकि बिना देरी के दोषी को सजा मिल सके। कई जगहों पर लोगों का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उन्होंने सड़कों को भी जाम कर दिया। हर तरफ 2 नारे गूंज रहे थे, आम हाला न्याय हवा, हमें न्याय चाहिए, भर चौकात शिक्षा दिया, चौक में खुलेआम सजा दो। लोगों का यह गुस्सा पूरी तरह जायज था क्योंकि इस अपराध ने इंसानियत की हर सीमा पार कर दी थी। पुलिस ने आरोपी विजय खैरनार को अदालत में पेश किया। कोर्ट ने पुलिस की दलीलों को सुनकर उसे पुलिस हिरासत रिमांड में भेज दिया ताकि पुलिस और गहराई से पूछताछ कर सके और केस से जुड़े सभी पहलुओं को स्पष्ट कर सके। पुलिस मुकदमा लिया था, लेकिन असली भीड़ और घमाघमी 20 नवंबर को देखने को मिली। ये इस केस के लिए बेहद अहम दिन था। उस दिन आरोपी को फिर से कोर्ट में लाया जाना था। कोर्ट में पेशी की खबर फैलते ही लोगों का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। अदालत के बाहर हजारों की संख्या में लोग जमा हो गए। गांव वाले,
आसपास के क्षेत्र के निवासी और सामाजिक कार्यकर्ता सभी इंसाफ की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों के नारों से पूरा इलाका गूंजने लगा। हर तरफ आवाजें उठ रही थीं, न्याय चाहिए, मृत्युदंड दो। इन नारों ने माहौल को और तीखा बना दिया। भीड़ का गुस्सा इतना बढ़ गया कि कुछ लोगों ने कोर्ट के मुख्य गेट की ओर पत्थर और जूते तक फेंक दिए। स्थिति बिगड़ती देखकर पुलिस को भीड़ पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। बढ़ते तनाव और सुरक्षा के खतरे को देखते हुए अदालत ने तुरंत फैसला लिया कि आगे की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जाएगी, ताकि किसी की सुरक्षा को खतरा न पहुंचे और कार्यवाही शांतिपूर्वक जारी रह सके। इस पूरे मामले में प्रशासन ने भी काफी संवेदनशीलता दिखाई। पुलिस अधीक्षक, एसपी खुद गांव पहुंचे, घटनास्थल का निरीक्षण किया और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उन्होंने परिवार को भरोसा दिलाया कि उन्हें हर संभव मदद मिलेगी और यह केस पूरी गंभीरता के साथ देखा जा रहा है। अधिकारियों ने इस मामले को अत्यंत संवेदनशील बताते हुए कहा कि इसकी जांच में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। फिलहाल आरोपी विजय खैरनार पुलिस हिरासत में है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। जांच अधिकारी उससे घटना के हर छोटे बड़े पहलू को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि सच्चाई पूरी तरह सामने आ सके। सोशल मीडिया पर भी यह मामला तेजी से फैल गया है। हजारों लोग जस्टिस फॉर यादन्या जैसे हैशटैग के साथ पोस्ट कर रहे हैं, संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं और ऐसे अपराधों के लिए कानून को और सख्त करने की मांग उठा रहे हैं। पूरे देश की नजर अब इस केस पर टिकी हुई है। हर कोई यही चाहता है कि उस मासूम को न्याय मिले और दोषी को ऐसी सजा दी जाए जो भविष्य में ऐसे अपराध करने वालों के लिए एक कड़ा संदेश बने। वह 3 साल की मासूम बच्ची, जिसने दुनिया को समझना शुरू ही किया था, जिसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, वह इतनी दरिंदगी की शिकार हो गई। इस दर्दनाक घटना ने हम सभी को झकझोर कर रख दिया है, लेकिन इससे उपजे गुस्से और एकजुटता ने एक उम्मीद भी जगाई है। उम्मीद है कि न्याय की जीत होगी। उम्मीद है कि इस मासूम की आवाज बुलंद होगी और उसे इंसाफ मिलेगा। हमारी यही प्रार्थना है कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। जस्टिस शुड बी डिलीवर्ड फास्ट एंड स्ट्रॉन्ग। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।